नमस्कार। हरियाणा में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठे और जब इस पे काम किया गया तो देखने में पता लगा कि भाई पूरे देश के अंदर ही जो पुलिस की कार्यशैली है उस पे ही सवालिया निशान खड़े होते हैं। अभी तमिलनाडु में पता लगा कि पुलिस ने एक आदमी को टॉर्चर किया, उसके लड़के को टॉर्चर किया और उनकी मौत हो गई और वहां के हाई कोर्ट ने कई पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई। उसके बाद हिसार हरियाणा में पता लगा कि एक सीआईए में इंचार्ज थे, जो सीआईए का एक कार्य प्रणाली थी, उस पर सवाल खड़े हुए कि 4 केस इस तरह के सामने आए जिन्होंने एक पुलिस पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर, पवन कुमार के ऊपर सवालिया निशान उठाए कि इन्होंने हमें टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद छोड़ दिया, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। उनमें से एक व्यक्ति हरपाल की तो टॉर्चर के बाद मौत ही हो गई थी। ये मामला खत्म ही नहीं हुआ था तो उसके बाद एक दादरी का केस सामने आया। वहाँ सीआईए 2 में कोई मिस्टर कादियान है पुलिस ऑफिसर, उन्होंने 4 लड़कों को उठाया, टॉर्चर किया और टॉर्चर भी इस लेवल का जिसे 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं, इस लेवल का टॉर्चर कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, वरना उनकी मौत भी हो जाती। एक तो अभी तक भी वो कोमा में था, बोल नहीं रहा था। इसमें हैरानी की बात ये सामने आ रही थी कि लोगों को उठाया जाता है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है और फिर कोई बिना मामला दर्ज किए उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इन पे सवालिया निशान उठे तो सामने ये आया कि वेब मिर्ची ने और जनमंच में लोगों की कहानियां इतनी बड़ी थी कि उन पे एपिसोड बनाने पड़े। 4 से ज्यादा एपिसोड बन चुके हैं और बनते रहेंगे। लेकिन सवाल यह आया कि इस पे किसी एक्सपर्ट से बात की जाए, कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसका अनुभव हो, जो कानून के बारे में, पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में जानता हो, जो खुद उसमें शामिल रहा हो। तो आज हम मिलने आए हैं मिस्टर वीएन राय से। मिस्टर वीएन राय सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, हरियाणा में डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं, उसके बाद बीएसएफ में चले गए थे, बीएसएफ में जो इनका अकेडमी है उसके डायरेक्टर रहे और फिर बीएसएफ में जो ईस्ट का जो पार्ट है, बांग्लादेश बॉर्डर, उसमें इंचार्ज रहे उस पार्ट के। इसके अलावा ये जो अपना नेशनल अकेडमी है, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, उसमें डायरेक्टर रहे। तो इनसे ज़्यादा अच्छे से पुलिस की कार्य प्रणाली और पुलिस किस पर्पज से डिजाइन की गई थी और पुलिस किस दिशा में जा रही है शायद कोई और नहीं बता सकता है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो जैसे हमने बातचीत में बताया कि हमारा जो बेसिक सवाल ये कि पुलिस का असल में जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से पुलिस बनाई गई है? भाई, पुलिस का अगर दो टूक कहा जाए तो पुलिस एक अथॉरिटी है, सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में एक अथॉरिटी दी गई है, फिजिकल अथॉरिटी, जिसको लागू करती है ऑर्डर बनाने के लिए समाज में, समाज व्यवस्था बनी रहे, क्राइम कंट्रोल रहे, सुचारू रूप से लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करें। जी, पुलिस का पर्पस तो ये है। अब आप जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि पुलिस जो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करती है, जी, तो कायदे से होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि पुलिस जब अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करे तो जो नीडी ग्रुप है, जो नीडी लोग हैं, जो नीडी सेक्शंस हैं, उनको सिक्योरिटी फील करे, उनको जो है आश्वस्त मिले और उनको जो है एम्पावरमेंट हो, उनको लगे कि भाई हमारी तरफ से कोई है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सच्चाई तो ये कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। पुलिस तो अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करके चली जाती है, लेकिन वो जब अथॉरिटी स्टैम्प करती है तो शायद वो इस तरीके से नहीं हो पाता है, या लोगों को नहीं लगता है कि उनको जो एम्पावरमेंट मिला है, उनको जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली है। ये हो रहा है जी, मोटा मोटा अगर कहा जाए तो ऐसे हो रहा है। बेसिक जो पर्पज है वो सिक्योरिटी के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, जो पुलिस का जो बेसिक पर्पज, क्राइम कंट्रोल और ऑर्डर मेंटेनेंस और यही है। तो इसमें जो आप कार्यशैली देखते हैं, जो बेसिक सवाल खड़ा हुआ, चाहे वो तमिलनाडु का था, कि जब भी कोई पुलिस उठाएगी किसी को इंटरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे कि आप नोटिस दोगे। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल बताया अभी तमिलनाडु का, आपने देख ही लिया है, पढ़ा होगा, और हिसार के हम आपको बता ही रहे हैं कि 4 केस तो सामने आ गए थे। एक के अंदर तो ये हुआ कि 302 का मामला तक दर्ज करना पड़ा हाई कोर्ट में। पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन प्रेशर इतना हुआ कि वहां पहुंचे तो कोर्ट ने समझा कि हाँ, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए। और एक के मामले में तो ये हुआ कि एक बंदे की टांग तोड़ दी गई और उसका एक्सरे किसी और आदमी का लगा दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा, उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए, बाद में उनको टॉर्चर करके छोड़ दिया गया। तो इसमें ये जानना चाह रहा था मैं बेसिकली कि जो भी सीआईए इंचार्ज हैं या पुलिस इंचार्ज हैं, वो सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन के साथ ऐसा करते हैं या उनको अलग से इंडिविजुअल कोई पावर होती है इस तरीके की? नहीं, इसमें इंडिविजुअल ऑफिसर पे तो मैं बात नहीं करना चाहता, और ना इंडिविजुअल ऑफिसर को बात करने से आप
इंडिविजुअल ऑफिसर पे मैं भी नहीं करना चाह रहा, मैं जैसे सीआईए ले लीजिए, चाहे वो हिसार का है चाहे फरीदाबाद का है, जो सीआईए इंचार्ज है उसका काम इंटेरोगेशन का है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए है, तो क्या उनको स्पेशल पावर दी होती है इस तरीके की? नहीं, टॉर्चर की तो कोई पावर नहीं होती। टॉर्चर तो एक इलीगल चीज़ है, उसकी पावर कौन देगा? ना कोई पावर कोई दे सकता है, ना कोई ले सकता है पावर। मतलब रिटर्न में कोई पावर नहीं है टॉर्चर की? मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो इलीगल चीज़ है, इसको पावर कौन दे सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबकी आंखों के सामने हो रहा है। और ये भी सही है कि पूरा सिस्टम जानता है कि ऐसा हो रहा है। तो पुलिस को हमें समझना पड़ेगा कि उसका एक कौन सी पुलिस है हमारे पास? जी, हमारी पुलिस तो वही है जो 1861 में अंग्रेज बना गया पुलिस एक्ट के द्वारा, जिसको हम कॉलोनियल पुलिस कहते हैं। उसके पहले मुगल राजाओं की पुलिस होती थी, और उससे पहले हिंदू राजाओं की पुलिस होती थी। उनके दरोगा होते थे, उनके काजी होते थे, उनके कोतवाल होते थे। वो इस तरीके की पुलिस थोड़ी थी, ऐसी ऑर्गेनाइज पुलिस नहीं होती थी वो। लेकिन जब 1861 में अंग्रेज आया ने पुलिस एक्ट बनाया, तो उसके साथ उसने जाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी बनाई, आईपीसी बनाई, कोडिफाई किया सारी चीज़ों को। जी, एविडेंस एक्ट बनाया, ताकि आपने कर्नल स्लीमैन का नाम सुना होगा, थोड़ा सा और पहले जाते हैं। कर्नल स्लीमैन को कहते हैं, वो ठगों को उसने समाप्त किया, ठगी प्रथा को समाप्त किया। वो भी 19वीं सेंचुरी के में शुरुआती सेकंड दशक में या थर्ड दशक में एक्टिव रहा वो। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल होता था उस ज़माने में, और उन्होंने जो कानून बनाए वो आज काफ़ी हद तक नज़र आते हैं आपको। कहीं किसी को पकड़ के मार दो, किसी को चीज़ें जो है सामने होती हैं, मजिस्ट्रेसी उसको नोटिस नहीं करती थी, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप इसको नोटिस मत कीजिए। लेकिन वो सरकार की एक तरीके की अप्रूव्ड पॉलिसी थी, और वो इफ़ेक्टिवनेस पे जोर देते थे कि पुलिस बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इफ़ेक्टिवनेस के चक्कर में वो जो, और उसी तरीके के उन्होंने अपने नियम वगैरह भी बनाए हुए थे, उसको लागू करते थे। लेकिन 1861 से कोडिफाई होता है, सीआरपीसी बनती है, आईपीसी बनती है, और एविडेंस एक्ट थोड़े दिनों बाद आता है, कुछ सालों के बाद। तो चीज़ें उसके बाद भी बदलती नहीं हैं। एक तरीके का एक आवरण तो पड़ गया, चीज़ें लिखी भी गई, वो बदली नहीं। तो दरअसल अब 1947 में देश आज़ाद हुआ, आप कहोगे तो देश आज़ाद हो गया, तो तब तो नहीं बदली। तब भी हमने नहीं बदला, हमने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट कहाँ बदला? 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो इतनी चीज़ें हो रही थी, किसी को ये फुर्सत ही नहीं थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें डेमोक्रेटाइज करना है। जी, आपने पॉलिटिक्स तो डेमोक्रेटाइज कर दी, राजा तो हटा दिए, जमींदार हटा दिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी डेमोक्रेटाइज करना है। भाई उनके हाथों से ही तो तुम सारी चीज़ें लागू कराओगे। जब वही डेमोक्रेटाइज नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या? वो तो पहुँचेगा नहीं वहाँ तक। तो वही हुआ, असली गलती तो वहाँ हुई है, जो मेहनत उस समय की जानी चाहिए थी। जी, और सरदार पटेल को इतना बड़ा होम मिनिस्टर कहते हैं, स्टील फ्रेम वगैरह की बात उन्होंने की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटाइज तो नहीं किया। नेहरू जी इतने बड़े स्टेट्समैन थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटाइज तो नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया हमने, एक बड़ा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बड़ा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रो पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, काफ़ी फंडामेंटल राइट्स दिए। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ो, सब में आता है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इसको सबसे ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन कानून तो वो है ना जो गली में एग्जीक्यूट होता है। गली में एग्जीक्यूट तो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज तो करने आते नहीं, वहाँ तो कांस्टेबल और थानेदारी करते हैं। जी, तो मैं कह रहा हूँ, ये पुलिसिंग थी, उसके नियम कानून जाब्ता तो आपने बना दिया, लेकिन उसको डेमोक्रेटाइज करना भूल गए, उसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया, और आज तक नहीं किया गया। हमने कंट्रोल्स तो बनाए हैं। जैसे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पुलिस का एक सुपर स्ट्रक्चर है पुलिस के ऊपर। उस सुपर स्ट्रक्चर में 3 तरीके के सुपर स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, 3 तरह के एजेंसीज काम करते हैं। एक तो पॉलिटिकल कंट्रोल है। पॉलिटिकल कंट्रोल क्या कर रहा है? पॉलिटिकल कंट्रोल, आज के दिन आपने एक शब्द सुना होगा, पार्टीजान पुलिसिंग, पक्षपात पूर्ण जो है पुलिस का रवैया। जी, ये जो सारी पार्टीजान पुलिसिंग है कि सामने कुछ हो रहा है और तुम आँख मूंद लेते हो,
या बजाय जो आदमी को आपकी ज़रूरत है उसकी तरफ से बोलने की आप दूसरे की तरफ से बोलते हो। एक लड़का लड़की शादी करा के जाते हैं, लड़का जो कि मुसलमान है, लड़की कह रही मैंने मर्जी से शादी की है, लेकिन तुम मुकदमा जो है वहाँ पे कुछ लोग जो शोर मचा रहे हैं उनकी ओर से दर्ज करते हो। इधर जो पार्टीदान पुलिसिंग है, दंगा हो रहा है, गुंडे जो है वो चढ़े हुए हैं किसी रिलीजियस प्लेस की सीढ़ियों पे और उन्हीं गुंडों के कहने से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो पार्टीदान पुलिसिंग है ये पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से है। राइट। इसके बाद आर्केइक पुलिसिंग है, मतलब जो पुरातत्व के की तरह इसको दफन कर दिया जाना चाहिए था, जिसमें कि मजिस्ट्रेसी को आपने सुपरविजन दे रखा है और वो भीड़ कंट्रोल में उसकी भूमिका बना रखी है और 151 के प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। पहले 109 की दफ़ा होती थी, आवारा को बंद कर दो उठा करके, और तरह तरह की चीज़ें आपने डाल रखी हैं। कोई NSA लगा देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब आर्केइक पुलिसिंग है। ये किसी सामंती ज़माने की पुलिसिंग है, ये बड़ी ज़माने की पुलिसिंग नहीं है। ये है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की वजह से। दूसरा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, ठीक है। और तीसरा जुडिशियल कंट्रोल है। आप जितने डिलेज देखते हो, इतनी देरियां होती हैं, वो सब जुडिशियल कंट्रोल हो जाती हैं, और जितनी चीज़ें परमिट होती हैं। अब आपने जो बयान किए तमाम चीज़ें जो है, तो जुडिशियल कंट्रोल नहीं ठीक से काम करता। जब उनमें उनका रिफॉर्म नहीं होता है, वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जितने आपने उदाहरण बताए हैं, आपने तमिलनाडु वाला केस बताया, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था। उस केस में क्या था, उसमें बाप बेटे थे, कोविड का ज़माना था, उनकी दुकान जो है टाइम पे बंद नहीं हुई थी। थानेदार साहब पहुँचे, उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो तुम्हें सबक सिखाते हैं। बाप को ले गए, थाने में बंद कर दिया, पीटने लगे। बेटा गया बचाने के लिए, बेटे को भी पकड़ लिया साथ में, दोनों को रात भर पीटा उन्होंने। मतलब ये जो पुलिसिंग है, अब इसके बाद वो फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए जाते हैं जी। मजिस्ट्रेट ने ऊपर से छत से ही उसको यहाँ करके देख लिया, वो दोनों बाप बेटों को गाड़ी में बिठा के रखा। मजिस्ट्रेट ने छत से देख लिया, 2 आदमी बैठे हुए हैं, काफ़ी है इतना। डॉक्टर के पास रह गए, उसने मेडिकल किया, उसने कुछ नहीं लिखा, और उसी हालत में उनको ले जा करके जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले किया। वो तो दूसरे तीसरे दिन जब उसने देखा कि मर ही जाएंगे, तो वो हॉस्पिटल ले गया और ये केस खुला और फांसी की सज़ा हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जुडिशियल कंट्रोल है वो जिम्मेदार है आपके सारे डिलेज और ये सारी चीज़ें जो ओवरलुक की जाती हैं उसके लिए जी, क्योंकि उसको उनके रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब एक मजिस्ट्रेट के सामने से एक एक्यूज गुजर गया और उस पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट रहने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये 3 तरीके का सुपर स्ट्रक्चर है, जो सुपर स्ट्रक्चर कंट्रोल जो है हमारा, वो इस तरीके से काम कर रहा है। फिर हमारे जो मैंने कहा जो कॉलोनियल पुलिसिंग के जो स्ट्रक्चर थे जी, वो स्ट्रक्चर भी हमने जो कहते हैं बरकरार रखे हैं। भाई आज के दिन जो पुलिसिंग होती है हमारी, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि भाई एक तरह का रेजिमेंटेशन बड़ा भयानक है। आपने देखा होगा पुलिस वाला अपने सीनियर के प्रति अपने को रिस्पॉन्सिबल मानता है, सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। नागरिक के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी अपने अधिकारी के प्रति है, अथॉरिटी के प्रति है जी। इसीलिए उसका सीनियर आएगा जो कहेगा उस हिसाब से वो कार्रवाई कर देगा। मंत्री आएगा, वो उसकी अथॉरिटी है, उसके कहने से कर देगा। विधायक है तो उसके कहने से कर देगा। लेकिन सिटीजन के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसको ये महसूस नहीं होता कि सिटीजन को क्या चाहिए, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी को जो है इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है रेजिमेंटेड पुलिसिंग का, ये स्ट्रक्चर, और इसी को हम मजबूत करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि साहब ये बड़ा डिसिप्लिन वाला काम है, इसमें डिसिप्लिन वाला क्या काम है भाई? जी, जो तुम्हारा बेसिक काम है वो तो सफ़र कर रहा है, जो डिसिप्लिन वाला इसमें कौन सा काम आ गया? क्या बाकी जो और डिपार्टमेंट हैं जो ये नहीं करते हैं वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट नहीं है? वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। मैं ट्रेनिंग एकेडमी का इंचार्ज रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि इस तरीके का जो रेजिमेंटेशन है उसके एंटी ट्रेनिंग की जाए और उसको तोड़ा जाए। और मैंने सभी जगह कोशिश की है, लेकिन अब एक आदमी या एक एफर्ट जो है वो कितनी दूर तक जा सकता है। और फिर जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनको वही माहौल मिलता है और उसी माहौल में फिर वो रंग जाते हैं। और स्ट्रक्चर के बाद सब स्ट्रक्चर है। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे यही है
आप जो है किसी तरीके से एविडेंस को बना लीजिए जिसमें कि आप कन्फेशन पे जोड़ देते हैं, फोर्स पे जोड़ देते हैं और रिजल्ट्स पे जोड़ देते हैं। वही किसी तरीके से ऊपर से उसकी पेपरिंग हो जाती है, एक तरीके की प्लास्टरिंग लग जाती है, अंदर चाहे कितने भी छेद हो कुछ भी हो वो लग जाता है। तो तीनों लेवल पे जब तक सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे और सब स्ट्रक्चर लेवल पे जब तक चेंजेस नहीं होते हैं, और वो चेंजेस होते इसलिए नहीं क्योंकि उसमें ना तो जो पॉलिटिकल पावर है उसका इंटरेस्ट है, उसको भी ये पुलिस सूट करती है, एग्जीक्यूटिव पावर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जुडिशियल पावर को भी दुनिया चल रही है, वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते कि देरी क्यों होती है, वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते कि उनको जो टाइम लगाना चाहिए वो टाइम नहीं लगाते हैं जी। वरना एक मजिस्ट्रेट के सामने अगर एक आदमी आता है तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को पूरा नहीं करता वो खाना पूर्ति करता है। तो इसमें एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कि जो टॉर्चर है उसकी तो जस्टिफिकेशन कहीं है ही नहीं, वो तो अलाउ हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ ये कि टॉर्चर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, टॉर्चर की कोई ज़रूरत भी नहीं, मेरे से पूछो तो। अच्छा, यही सवाल था कि आपको लगता है जरूरत भी नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं टॉर्चर की, कोई बिना टॉर्चर के आपको इतनी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। द थिंग इज दैट, यही सवाल था कि ये पुलिस का जो जस्टिफाई करते हैं इन चीज़ों को, वो ये कहते हैं ऐसे तो कोई कुछ बताएगा ही नहीं, क्रिमिनल तुम्हें तो नहीं बताएगा क्योंकि तुम्हें पूछने की अकल नहीं है। अकल नहीं है। जो ये कहता है उसका जवाब ये है कि तुम्हें पूछने की अकल नहीं है, ठीक है। तुम्हें इंटरोगेशन करने का तरीका नहीं बताया। हम तो इंटरोगेशन शब्द ही नहीं इस्तेमाल करते थे, जब बाद में हमारी समझ में बात ये आई तो इंटरोगेशन की बजाय हमने इंटरव्यू शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आप इंटरव्यू करते हैं, जब मैं पुलिस एकेडमी हैदराबाद में था तो हमने इंटरव्यू शब्द इस्तेमाल किया। हम सिचुएशन बनाते थे और वहाँ पे कहते थे अब आप इंटरव्यू करके इससे चीज़ें निकालो। आदमी जब घिर जाता है तो बताता है, जब तक नहीं गिरता तो नहीं बताता है। सवालों से गिरता है, सर्कमस्टांसेस से गिरता है, इंफॉर्मेशन से गिरता है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी आईओ होते हैं, जो कहीं का भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, उसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है इस सिस्टम में? हाँ, ट्रेनिंग तो होती है। आईओ ट्रेनिंग तो मेरा ख्याल है हर एकेडमी अपने में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आईओ को ट्रेनिंग करते हैं। और वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, देखो गलत चीज़ को आपको अगर 100 बार पढ़ाया जाए तो वो गलती तो बनेगी जी। तो आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग दिए जाओ, अगर गलत ही चीज़ को पढ़ाए जा रहे हो तो गलत से गलत ही बनता जाएगा। आपको पहले अपनी पढ़ाई को सही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या पढ़ाई में ही गड़बड़ है? क्या पढ़ाई के दौरान ही बताया जाता है कि मारपीट करना है, टॉर्चर करना है? पढ़ाई में ये नहीं बताया जाता कि मारपीट करना है। देखो पहली बात तो ये समझो कि ट्रेनिंग जो एकेडमी में होती है वो ट्रेनिंग का एक छोटा हिस्सा है। ओके। एकेडमी, एक आदमी पुलिस में भर्ती होता है, एकेडमी में जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, मान लो उसकी साल भर की ट्रेनिंग है जी। साल भर में क्या सीखता है? वो वर्दी पहन लेता है, कोई गोलियां चला लेता है, कुछ और स्किल सीख लेता है, सीन ऑफ क्राइम पे कैसे जाना चाहिए, एविडेंस कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, भेजना कैसे चाहिए, कानून कौन कौन से हैं, सीआरपीसी क्या कहती है, आईपीसी क्या कहती है, मतलब कानून की जानकारी ले लेता है। ये सारी चीज़ें वो उसको बता दी जाती हैं और वो सोचता है कि मैं पुलिस अफसर बन गया। तो वो तो पुलिस अफसर बना नहीं, उसको थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी वर्दी पहन लेता है, एक पिस्तौल टांग लेता है, डंडा ले लेता है, पुलिस अधिकारी तो बना नहीं। पुलिस अधिकारी बनने के लिए जो जिसको बेसिक स्किल आगे चाहिए कि लोगों से कैसे डील करना चाहिए, लोगों को कैसे इंटरव्यू करना चाहिए, आपको जो चीज़ें शामिल करनी है उनको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, आपको कैसे निष्कर्ष निकालने चाहिए और आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए। आपको जो अथॉरिटी दी गई है वो एक अफेक्टेड आदमी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें आपको फील्ड में जाकर के सीखने को मिलती है। नहीं, अब जब एक मिनट में खुद डायरेक्टर बात पूरी कर लूँ जी। ये सारी चीज़ें आपको फील्ड में जाके सीखने को मिलती है। तो आपका असली ट्रेनिंग एरिया एकेडमी नहीं है, असली ट्रेनिंग एरिया फील्ड है जी। जब आप फील्ड में आते हैं तो यहाँ दुनिया आपको कुछ और सिखाती है। ओके। यहाँ फिर आपको पॉलिटिकल कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल और आपके अपने सीनियर का कंट्रोल और जो एक परंपरा चली आ रही है वो बातें, और ये कहना, ये जो परंपरा है कि अगर हम मिठाई खिलाएंगे तो हमें कौन बताएगा,
तो ये सारी चीज़ें आप पे हावी होनी शुरू हो जाती हैं। जी, असली ट्रेनिंग आपकी यहाँ होती है फील्ड और में। यही ट्रेनिंग आप पे हावी होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि आप तो खुद डायरेक्टर रहे हैं पुलिस एकेडमी के, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी कि भाई वहीं पे कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए कि कम से कम भाई तुम्हें जो इंटरोगेशन के तरीके हैं ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि आप साइकोलॉजिकल आपका जो इंटरव्यू है, जो तरीका है बातचीत के माध्यम से जानने का, कि मारपीट ना की जाए या इस तरह से ना किया जाए। तो मारपीट तो एक ही एस्पेक्ट है। हमने एक कंसेप्ट बनाया था जब मैं पुलिस एकेडमी मधुबन में ही था, मैं 4.5 साल रहा डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मधुबन का। तो हमने एक कंसेप्ट बनाया था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, मैं भी नया ही गया था एकेडमी में, 1.5 साल 2 साल लगे, जी जिसको हम कहते थे सेंसिटाइज पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, जी, संवेदी पुलिस सशक्त समाज। मैं उसका समझाने का तरीका ये था कि भाई अगर समाज सशक्त होगा तो आपको इज्जत मिलेगी, कोऑपरेशन मिलेगी। समाज कमज़ोर होगा तो लोग आपसे दूर भागेंगे, चिढ़ेंगे, आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। अथॉरिटी और एम्पावरमेंट का जो रिलेशनशिप है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप अथॉरिटी इम्पोज करते रहो बिना अगले को एम्पावर किए हुए, भाई आप अथॉरिटी आपको दी गई है तो सिटीजन को एम्पावर करने के लिए दी गई है। जी, अगर सिटीजन एम्पावर नहीं हो रहा है तो फिर वो आपको कभी इज्जत नहीं देगा। मैं एसपीजी में रहा हूँ, यानी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में 12 साल रहा जी, और 12 साल में मैं कम से कम जो है 40-50 देशों में गया होऊंगा प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के सिलसिले में। और मैंने एक चीज़ पाई कि जहाँ पे समाज जो था वो मजबूत था, जहाँ सिटीजन को एम्पावर किया गया था, जी, जहाँ वो बोल सकता था, जहाँ वो अपनी बात कह सकता था, उसकी बात की इज्जत ही सुना जाता था, वहाँ वो हमेशा पुलिस को इज्जत देता था, जी, पुलिस की बात को मानता था, पुलिस को कभी वायलेट नहीं करता था। और जहाँ समाज कमज़ोर था, सिटीजन पे आप विश्वास नहीं करते थे, उससे गाली गलौज करते थे, उसको जो है कंटेम्प्ट से देखते थे, जी, वहाँ वो पुलिस की कोई इज्जत नहीं करता था, मौका मिलते ही पुलिस पर अटैक भी कर देता था। उसके दिमाग में कभी भी पुलिस के लिए इज्जत नहीं आती थी। और यही हमारे जो हमसे गलती हुई है हिंदुस्तान में, यही हुई है कि हम सोचते हैं कि समाज को कमज़ोर रखो। ये सब तरीके क्या हैं? पैरों में गोलियां मारना, इनकाउंटर करना, और ये सब तरीके क्या हैं? ये समाज को कमज़ोर रखने के तरीके हैं। जी, तुम कमज़ोर रहो, हम है ना यहाँ पे। उसमें वो कभी इज्जत नहीं देते, उनके अंदर कोई इज्जत नहीं। भाई आप कर गए किसी का, मेरा भला कर गए, मेरे पड़ोसी को मार गए और मैं उससे चिढ़ता था, या एक गुंडा था जो तंग कर रहा था, उसके पैर में आपने गोली मार दी, वो कितने दिन हो तो फिर 10 गुंडे और तैयार हो जाएंगे। और जो गोली मार रहा है एक पैर में, वो बाकी काम क्या कर रहा है? मतलब ये करप्शन का डेन है, करप्शन का अड्डा बना हुआ है। एक को गोली मार दी तो ठीक है, और 5 और से पैसे ले लिए कि तेरे को गोली नहीं मारेंगे। एक को टॉर्चर किया तो ठीक है, फिर 5 और जिसको टॉर्चर किया उससे भी पैसे ले लिए कम टॉर्चर करने के। तो ये तो करप्शन का डेन है। बिल्कुल। इससे समाज को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता समाज को। समाज तो जहाँ का तहाँ है। तो हमारे हक में जो आप कह रहे थे क्या फिलॉसफी अडॉप्ट करनी चाहिए, मैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से मानता हूँ कि जहाँ समाज मजबूत होगा वहाँ पुलिस को इज्जत मिलेगी, कोऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि समाज उसको ट्रस्ट करेगा। जी, उसी पुलिस को ट्रस्ट करेगा जो कानून के रास्ते पे चलती है। जी, जिसका पता ही नहीं कि भाई ये किस रास्ते पे चल रहा है, उसको मैं ट्रस्ट कैसे करूँगा? उसका विश्वास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जिसका पता है कि भाई इनका रास्ता ये है, उस पर आपको विश्वास होगा, आप अपने आप खबर देने जाएंगे, आप सब कुछ करेंगे। आज खबरें कौन देता है पुलिस वाले को? जिसका कोई इंटरेस्ट हो, किसी कोई चीज़ दब रही हो, किसी को तंग कराना हो, वही खबर देता है। बिल्कुल। और जो आप कहते हैं कि मारे पीटे कोई नहीं बताता, वो इसीलिए वजह आपको इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। लेकिन अगर आप फर्ज करो ऐसी पुलिस हो जिसका कि ट्रस्ट हो, लोगों में, लोगों का ट्रस्ट हो, उसके अंदर लोगों को विश्वास हो कि ये ठीक करते हैं, तो कायाकल्प हो जाएगा। अब योगी मॉडल की बात की जाती है, यूपी मॉडल की बात, इतने इनकाउंटर हो लिए, रोज ही आप पैरों में गोलियां मार रहे हैं, तो कम क्यों नहीं होता? फिर क्राइम कम हो जाए। फिर लोग क्यों नहीं पकड़ के आपको हवाले करते? लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते आपको? इसलिए नहीं देते
क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, आपके मेथड से विश्वास नहीं है। तो इफेक्टिवनेस का जो आर्गुमेंट है कि हम इफेक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट बड़ा शॉर्ट साइटेड आर्गुमेंट है। इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए आपको लेजिटिमेट पुलिसिंग करनी है, आप कानूनी पुलिसिंग कीजिए, कानून के हिसाब से कीजिए, आप चलिए, कानून के हिसाब से चलेंगे तो आपको लोगों का ट्रस्ट मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा तो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो फिर आपसे बढ़िया तो पुलिस कोई होगी ही नहीं। रास्ता तो वो है। अब चूंकि उस रास्ते पे आप चल नहीं सकते तो आप शॉर्टकट लेते हो। शॉर्टकट क्यों लेते हो? क्योंकि आपको अपने जो है ये पीछे जो बोर्ड लगा रखा है, क्राइम बोर्ड लगा रखा है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है, दिखाना है। बेहतर बनता तो नहीं, वो दिखता ही दिखता है, शो ऑफ करना है। वरना ये कांड क्यों होते हैं? एक से एक बड़े से बड़े कांड होते हैं यूपी में, रोज ही हो रहे हैं। अब ये जितना हरियाणा में भी सिस्टम शुरू हो गया कि पैरों में गोलियां मारने का, तो इतने गैंगस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? नए नए गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं। तो समस्या तो कहीं और है, इलाज कहीं और कर रहे हैं। आपके टाइम में कभी कोई गोली नहीं मारी गई पाँव में? कोई पाँव में गोली मारने का चलन तो नहीं था। नहीं था ना, ये तो नई चीज मैं देखता हूँ, नई चीज आई है। तो आपने जो बात बताई उस पर एक बड़ा सवाल ये निकल के आ गया कि जो ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट नीचे का जो कर्मचारी है, जो थाने में बैठा है, एसएचओ हो गया या ऐसा ही हो गया, उसके कंट्रोल की बात नहीं है। जो आईपीएस हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके कंट्रोल में सब कुछ चलता है, तो उनका फेलियर हो गया फिर ये फेलियर सक्सेस की बात नहीं है। जैसे आप फेलियर कहोगे तो वो सक्सेस अपनी दिखा देंगे। सक्सेस तो सारे सिस्टम सक्सेसफुल है। हमने तो कितने गैंगस्टर मार दिए, हमने कितने पकड़ लिए, कितने न्यूट्रलाइज कर दिए, उनकी सक्सेस तो ये है ना। तो फेलियर सक्सेस के टर्म में नहीं बात करनी चाहिए जी। बात ये है कि क्या पब्लिक का ट्रस्ट आपके पास है। अगर ट्रस्ट है तो आपके पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम सिक्योर हैं आपकी प्रेजेंस में। बिल्कुल। तो क्यों नहीं विश्वास होता लोगों को? ये ट्रस्ट है, ठीक है। इस ट्रस्ट को दिखाइए आप। चलो मैं मान गया आपकी ये बात, लेकिन जो लोअर लेवल पे, थाने लेवल पे जो कर्मचारी जो टॉर्चर करते हैं, जो मारपीट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीनियर ऑफिसर की कंसेंट के बगैर होता हो? क्योंकि मामले तो लोग जब दुखी हो जाएंगे थाने से तो डीएसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, जी वो परेशान कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनको ना पता हो, डीजीपी तक को पता होगा। तो उनकी कंसेंट से चलता है फिर ये सब कुछ? कंसेंट तो गलत शब्द है, लेकिन सही शब्द है कि उन्हें पता है कि सिस्टम क्या है। भाई आप बाहर बैठे हैं, आपको सिस्टम का पता है, तो क्या जो सिस्टम में बैठा उसे नहीं पता सिस्टम क्या है? तो उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं चल रहा होगा? नहीं, मर्जी तो कोई पूछ के तो कर नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरलुक कर रहा हूँ, मैंने कहा ना, देखो एक पलड़े में अथॉरिटी है, एक पलड़े में एम्पावरमेंट है। समाज को सुरक्षा का सेंस देना, एम्पावरमेंट का सेंस देना एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में कानून आपके हाथ में, डंडा आपके हाथ में, अथॉरिटी आपके हाथ में। अब इसका बैलेंस कैसे किया जाए? इस बैलेंस में जैसे ही आपका ये पलड़ा आप कमज़ोर करते हैं, जब आप एम्पावरमेंट नहीं दे पाते हैं, जब आप जो है उनको सिक्योरिटी का सेंस नहीं दे पाते हैं, तो आप इस पलड़े को मजबूत करने लगते हैं। आप अथॉरिटी बढ़ानी शुरू कर देते हैं, आप जो है उनको दबाना शुरू कर देते हैं, आप फिर गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं, फिर आप सब कुछ करते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसमें फेलियर और उनकी नॉलेज में होने की बात नहीं, लेकिन एक सेंस सबके पास है कि हो क्या रहा है। ये तो नहीं कहा सकता कि सिस्टम में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। सबको पता है। लोग रिटर्न में कंप्लेंट दे के आ रहे हैं, उनको पता तो है, उनको सब पता है। नहीं, रिटर्न में कंप्लेंट की क्या जरूरत है? अगर मैं कहीं किसी जगह बैठा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे रिटर्न में कंप्लेंट की क्या जरूरत है? लेकिन रिटर्न में कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं पता है, तो जाहिर है कि मैं भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिट हूँ, मैं भी आंख मूंदे हुए हूँ, तो मुझे वो सिस्टम सूट कर रहा है। भाई मैं पहली दफा एसपी लगा कुरुक्षेत्र में जी, 1985 का बताता हूँ आपको। तो वहां पे तब दो ग्रुप थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें ही दो ग्रुप थे, और उनके गांव गांव में वो ग्रुप्स में बटे हुए थे, और कभी ये होता ही नहीं था कि इस गांव से अगर इन साहब का फोन आया किसी के लिए, तो उसके अपोजिट का फोन दूसरे का भी आता ही था। भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैं एसपी का चार्ज देने के बाद उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब आप एन नाक की सीध में चलना। तो मैंने कहा मैं तो नाक की सीध में ही चलता हूँ, मैं तो कोई इधर उधर होता है। बोला इसीलिए लगाया आपको।
लो जी, एक उनका एक थाना था जिसमें कि दोनों ये जो ग्रुप थे, दोनों के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, दोनों का इंटरेस्ट था उस ग्रुप में। उसके तो हर गांव गांव में ये दिक्कत थी। अंत में मैंने एक एएसआई साहब को छांटा, वो बाद में डीएसपी रिटायर हुए। वो ना तो किसी को मारते थे, ना किसी को गाली देते थे, तो उनमें एक ही खासियत थी कि वो जो है, जो सही बात है वो करते थे। ठीक है। उस समय थाने के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर होते थे, सब सीनियर सब इंस्पेक्टर ही होते थे थाने में। एज एएसआई मैंने उनको एसएचओ बनाया। और लो जी, मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 महीने के बाद वो उस थाने से कंप्लेंट आनी बंद हो गई। ना इनका फोन आता था, ना उनका फोन आता। किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सीधी बात है कि भाई जो सही बात होती थी वो कर देते थे, और उसको मैं सपोर्ट करता था। जब थाने बंद फोन आने बंद हो गए इनके लोगों के, तो मेरी समझ में आ गया कि लोगों का ट्रस्ट हो गया पुलिस में। ट्रस्ट हो गया तो कॉपरेशन हो गया, कॉपरेशन हो गया। कौन, अरे कोई पब्लिक पागल है जो परेशान होकर थाने में अपना जिंदगी गुजारने जाएगी, कोर्टों के चक्कर मारेगी, फौजदारियां करेगी? पब्लिक थोड़ी पागल है। लेकिन पब्लिक को ये विश्वास नहीं है कि उनके सामने जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो उनको वो सेंस दे सकती है जस्टिस का जो कि उनको चाहिए। आपको वो सेंस देना है ना। तो ये तो ठीक कह रहे हो कि जो सेंस है वो कि सिस्टम में क्या हो रहा है वो सबको पता है। कोई डीजी अगर कहता है कि मुझे नहीं पता है, कोई आईजी कहता है मुझे नहीं पता, कोई एसपी कहता है मुझे नहीं पता, कोई भी कहता है तो वो तो फिर इस लायक है नहीं कि वहां बैठे। सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए आप जो सुपर स्ट्रक्चर है उसने जकड़ रखा है। जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, जो जुडिशियल कंट्रोल है, जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, जब तक इनमें रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कभी कभी पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब तक इन सिस्टम्स में रिफॉर्म नहीं होगा कोई पुलिस रिफॉर्म आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। छोटे मोटे रिफॉर्म हो सकते हैं, विद इन सब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो सकते हैं, विद इन स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो सकते हैं। कोई डीजी इनिशिएटिव ले कर सकते हैं, कोई एसपी इनिशिएटिव ले कर सकते हैं अपने अपने एरिया में। वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ऑफिसर नहीं है, वो तब भी थे, आज भी हैं। कई ऑफिसर में देखता हूँ बहुत ज्यादा जो है बढ़ चढ़ करके कोई ना कोई उनका आइडिया होता है उसको लागू करते हैं। लेकिन वो फिर जो सुपर स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चरल जो कसाव है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है। अब कॉलोनियल माइंडसेट तो ये है कि साहब अथॉरिटी को स्टैम्प करना है मुझे, और उसको बैलेंस नहीं करना है सिटीजन के एम्पावरमेंट से। तो कॉलोनियल माइंडसेट अगर ये है तो फिर तो वो बात आगे बढ़ती नहीं है। तो जैसे आप बात कर रहे हो कि इसमें रिफॉर्म की बात करते हो, बाय डिफॉल्ट इंप्रूवमेंट चलता आता है। ये माना जाता है कि आदमी समझदार होता है एक्सपीरियंस से। आपको ये लगता है कि जब से आपने पुलिस ज्वाइन किया या आपके टाइम से लेके अब तक, क्या पुलिस सिस्टम में इंप्रूवमेंट आया है या गर्त की तरफ गया है ये मामला? नहीं, पुलिस सिस्टम, जब पुलिस सिस्टम की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो हम बहुत से नोटिस करते हैं जी। स्किल सेट बढ़े हैं, जो उनको तमाम चीज़ें दी जाती थी, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ा है, जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका है, जो उनका सर्वेलेंस का तरीका है, जो उनका मतलब जो टेक्निकल हेल्प है वो काफ़ी अच्छी हुई है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका पर्पस क्या है, टेक्निकल हेल्प से आप वही तो चीज़ सॉल्व करोगे जो आपका पर्पस है। अगर पर्पस ही में कुछ प्रॉब्लम है तो टेक्निकल हेल्प उस प्रॉब्लम को और बढ़ा चढ़ा करके ले जाएगी सामने, कम तो करेगी नहीं। तो पुलिस एज ए सिस्टम में बहुत सी अच्छी चीजें आई हैं। मोबिलिटी ऐसी कहाँ होती थी, ऐसी कम्युनिकेशन कहाँ होता था, ऐसा डेटाबेस कहाँ होता था, इतनी जल्दी आप जो सर्वेलेंस और ये सारी चीजें कैसे करते थे, जो फोरेंसिक मदद है आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती थी। तमाम चीजें हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जो कि हुई है। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया था कि पर्पज क्या है पुलिसिंग का, जब तक उस डायरेक्शन को नहीं आप समझोगे उसका पर्पज क्या है, और वो खाली पुलिस रिफॉर्म से बात बनती नहीं है। आप पुलिस को थोड़ा बहुत टिंकल करते जाओ, जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स नहीं होते तब तक पुलिसिंग रिफॉर्म्स का कोई जो है बहुत बड़ा गेन सिटीजन को होने नहीं जा रहा है।
आईपीएस इतना बाउंड होता है क्या जितने आप बात बता रहे हैं? क्योंकि उसको हैंडसम सैलरी मिलती है, सारा एनवायरनमेंट अच्छा सा मिलता है। यदि वो एज पर लॉ भी काम करे तो बात बन जाती है उसकी, ट्रांसफर से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, 2-4 एग्जाम्पल हैं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ा, उसके बाल काट दिए गए, महिलाओं के कपड़े पहना दिए गए, हथकड़ी लगा के गलियों में घुमाया गया, मतलब एक तरह की सजाई दे दी उसको। तो एक आईपीएस इतना तो कंट्रोल कर ही सकता है कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि भाई आपका काम ये नहीं है, आपका काम केवल इन्वेस्टिगेशन करने का है, सबूत पेश करने का है, सजा देने का नहीं है। आप तो फैसला कर देते हो ऐसा करके। तो एक आईपीएस के लेवल पे आप मानते हो कि इतना कमजोर होता है ऑफिसर? नहीं होना चाहिए, कोई वजह नहीं ना होने, इस तरह कमजोरी दिखाने की कोई वजह नहीं है, इस तरीके का करने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं और है। एक आईपीएस ऑफिसर को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। हम्म, देखो, दो तरीके की चीजें हैं। हम्म, एक चीज है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, जी, चीजें हैं जो कि मतलब आप अगर आपने सामने हम्म, किसी स्त्री को, किसी लड़की को किडनैप होते देखते हो, हम्म, उसके साथ बदसलूकी करते देखते हो, हम्म, किसी गुंडे को किसी को चाकू निकाल के धमकाते देखते हो, हम्म, कोई जो है अपनी गुंडागर्दी से, दादागिरी से, रंगदारी से पैसे वसूलते देखते हो, जी, तो आपको भी आदमी ही हो। पुलिस वाला भी ठीक है, वर्दी तो उसने पहन रखी है और कानून के हिसाब से उसे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो भी आदमी है। समाज भी इकट्ठा होता है, वो भी उत्तेजित होता है, उसका भी खून खौलता है। उस माहौल में उसके हाथ से अगर 2-4 हाथ पड़ जाते हैं तो समाज उसकी वेलकम करता है। मैंने कोई समाज नहीं देखा जो, किसी जमाने में तो मैं एसपी था रोहतक में, मुझे याद है शुरू में, तो एक दिन एक बस आ गई मेरे घर के सामने खड़ी हो गई और वो ड्राइवर और कंडक्टर थपड़ जाते हुए एक लड़के को लाए। मैंने कहा, क्या हो गया? बोले साहब ये लड़की छेड़ा था बस में। पूरी बस ही ले आए एसपी के घर के सामने। लोगों को गुस्सा आता है, खून खौलता है। भाई रोहतक शहर में था मैं, एक लड़की, मैं नया नया एसपी लगा था 92 में, दिल्ली से ही गया था, एसपी जी से वापस गया था और 10 ही दिन रहा एसपी। मोहल्ले में एक लड़की जा रही थी जो, जिसको 4 लड़कों ने मारुति वैन में उठा करके ले गए। मैं उसमें बैठा था अपने, अभी रेस्ट हाउस में बैठा था, खाना खा रहा था, जब मुझे बताया गया कि बाहर काफी एजिटेटेड लोग खड़े हैं, तो मैं उसी हालत में उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा ऐसा हुआ है, तो मैं उसी हालत में फिर कंट्रोल रूम गया, फिर हम लगे चारों तरफ, अंत हमने वो पकड़ लिए। और पूरा शहर इतना एजिटेटेड था, इतना नाराज था इस घटना से। और उस पकड़ने के दौरान, उस दौरान उनकी अच्छी कुटाई हुई लड़कों की, और वो वेल कनेक्टेड भी थे पॉलिटिकली, तो उसके बाद उनकी अच्छी कुटाई हुई। और दूसरे दिन मैं जब ऑफिस गया तो ऑफिस में बैठा ही था मैं अपने 10 बजे, तो मुझे ऑर्डनरी ने बताया कि बाहर साहब बड़े ढेरों वकील आके खड़े हैं और मिलना चाहते हैं। मैं बाहर गया तो वो बाहर देखा मैंने, ढेरों वकील नहीं, कम से कम 300-400 वकील खड़े थे। मैंने कहा ऐसा तो मैंने नज़ारा नहीं देखा भाई, तुम आप एसपी ऑफिस के सामने 300-400 वकील ही, कुछ ना कुछ बदमाशी हुई है पुलिस वालों की। मैंने पूछा, वो नहीं, वो क्या कहने आए थे? वो कहने लगे थे जो रात में हुआ ठीक हुआ, और हमारे पास लोगों ने कहा था कि एसपी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, इस्तीगासा करेंगे। लेकिन हमने कहा खबरदार, अगर ये कोई आया इस्तीगासे की बात भी करने, कोर्ट में घुसने नहीं देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो इस तरीके के भी के मामले होते हैं जिसमें कि आदमी जो है, आदमी तो है आप भी, लेकिन दूसरे वो मामले होते हैं जहाँ पे एक्सटॉर्शन के लिए, जहाँ इंफॉर्मेशन के लिए के नाम पे, जहाँ मतलब आप अपनी जो है अथॉरिटी स्टैम्प करने के लिए, जहाँ आप अपने आप को जो है ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, वो एक चलता है ना फिल्मों में, क्या कहते हैं उसको आजकल, ऐसे पुलिस वाले को क्या कहते हैं, सिंघम। तो सिंघम इमेज के लिए, मतलब जो ये सब करते हैं उसका तो कोई स्थान नहीं ना समाज में, क्योंकि उसका समाज को कोई फायदा नहीं है जी। कम से कम पहले वाले उदाहरण जो मैंने दिए तो उसमें समाज का गुस्सा और जोश जो है निकल जाता है, उसे एक तरह की आश्वस्ति होती है कि भाई चलो कुछ हुआ। लेकिन दूसरे में क्या है, उसमें दूसरे में तो आपका ही मेडल बढ़ जाता है, आपका सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, आप थोड़ा और ऐंठ के चलने लगते हो, आपकी कोई मेडल मिल जाता है, कोई आपको पोस्टिंग मिल जाती है, और तो कुछ नहीं होता, समाज को क्या मिलता है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ देखते हैं कि पिछले दिनों हरियाणा में क्या हुआ कि पुलिस के अंदर भी क्या हुआ, जो सरकार का इशारा था, क्या था कि जातीय तौर पे किसी को खुश करने के लिए, जैसे एडवोकेट रजत कलसन को जो मतलब नीचा दिखाने के लिए नीचा बिठाया गया, वकील होते हुए उसको उठाया गया। कहाँ बिठाया गया? एडवोकेट रजत कलसन इसार से, तो उसको इस तरीके से करने से हरियाणा की जाट कम्युनिटी खुश हो गई।
फिर जाट कम्युनिटी का एक नहीं, क्यों व्यक्ति बिठाया जेल में गया? था, क्यों उसको बिठाया? उसको घुमाया गया ताकि नॉन जाट खुश हो जाए। क्यों बिठाया गया उनको? कोई झगड़ा था? झगड़े फसाद में पकड़ा था? नहीं, एक भाषण के मामले में पकड़ा था कि उसने एक भाषण दिया था और उस भाषण के आधार पे उसको उठाया गया और फिर नीचे बिठाया गया, जैसे मतलब चोर को बैठाते हैं और उसको केवल डिमोरलाइज करने के लिए। जातीयता को भी खुश करने के लिए शहरों में घुमाना किसी क्रिमिनल को, वो क्रिमिनल है नहीं है वो भी नहीं, उनको घुमाना और महिला के कपड़े पहना के जिस तरीके से शहर में घुमाना गंजी टाट करके, उसको कैसे देखते हो कि ये सड़क का न्याय कोर्ट भी बोल चुकी है कि तो पुलिस का मतलब नहीं। तो मूर्खता की हद है, इसमें मिलता क्या है? तो मूर्खता की हद है और कुछ नहीं है भाई। चूंकि आपको कोई जातीय संतुलन थोड़ी बिठाना है, आपको तो कानूनी संतुलन बिठाना है ना। तो कोई असल में लोगों को जो विश्वास नहीं होता है कि आप कानूनी कार्रवाई करते हो, आपको खुद ही विश्वास नहीं होता है कानून इफेक्टिव होता है। पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कानून इफेक्टिव चीज है, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो विश्वास नहीं होता तब ये सब चीजें होती हैं। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए नहीं देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप ये सब करने लगते हैं। अगर आप सही कानूनी कार्रवाई करें, अगर किसी को विश्वास हो कि ये आदमी सही कानूनी कार्रवाई करता है। मुझे तो कई केस याद हैं जहाँ बड़े सीनियस केसेस हुए और वो हमसे नहीं पकड़े गए। और एक दो केस तो मुझे बिल्कुल आज तक याद है जहाँ लोगों ने आगे कहा कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने एफर्ट पूरा किया, हमें कोई शिकायत नहीं है। अब नहीं पकड़े गए तो आप और थोड़ा एफर्ट कर लो, और एफर्ट कर लेते हैं। तो आपका लोगों को कम से कम ये तो विश्वास होना चाहिए कि भाई आप उनके साथ हैं, आप उनके मतलब की बात कर रहे हैं, आप कानून का दायरे में रह करके उनको इसमें मदद करना चाहते हैं। अगर उनको विश्वास ही ना, उनको ये विश्वास हो कि भाई ये तो कानून से बाहर जाके भी कर सकता है, तो फिर वो आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप इसको जमीन में बिठा दो, आप इसका जुलूस निकाल दो, इसको लड़कियों में कपड़े पहना दो, फिर ये बातें आती हैं। सही बात है कि पुलिस को कानून पे विश्वास नहीं है। ऐसा तो नहीं है सर कि आपके टाइम में भी बड़ा ठीक सा रहा होगा या गड़बड़ नहीं रही होंगी। एक मुझे याद आ रहा है आपके टाइम में एक एसटीएफ डिजाइन किया था, स्पेशल टास्क फोर्स, शायद आपके अंडर ही था, शायद सीनियर ऑफिसर के अंडर होगा। एक एसटीएफ का कर्मचारी पकड़ा गया सीसीटीवी कैमरा में, एक फिरौती मांग रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था एक ज्वेलर की दुकान में, शायद ध्यान हो आपको। कहाँ पे? ये मेरे ख्याल रोहतक के आसपास का कहीं का केस रहा होगा। उस टाइम की बात है जब आप यहाँ हरियाणा में ऑफिसर होते थे। हाँ, तो देखो मेरे से अगर आज पूछो जी तो एसटीएफ वगैरह बनाना ही गलत है। कोई एसटीएफ नहीं बननी चाहिए, कोई स्पेशल टास्क फोर्स का क्या मतलब होता है? आपके टाइम में नहीं बनाई गई थी? बनाई गई होगी, आप कह रहे हो तो बनी होगी जी, जी। आप कह रहे हो तो पकड़ा भी गया होगा। हाँ, पकड़ा गया था, उसकी कार्रवाई भी हुई होगी डेफिनेटली। वो तो मैं कह रहा हूँ वो सब हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पहेली में पढ़ना ही क्यों है? अब वो स्पेशल टास्क फोर्स क्या, हर पुलिस वाला ही स्पेशल टास्क फोर्स होना चाहिए? तो कहते हैं नहीं महिलाओं के लिए अलग से थाने बना दो। अरे महिलाओं के लिए अलग से थाने क्या मतलब है? हर थाना ही महिला थाना होना चाहिए, हर पुलिस वाला ही जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। अब महिला को एनआईटी में जो प्रॉब्लम हो रही तो झांसा थोड़ी जाएगी पुलिस थाना, अगर झांसे में है तो वहां जाएगी वो महिला थाना। उसको तो जो पुलिस वाला बस स्टैंड पे हो रहा था, जो बस स्टैंड पे चौकी है वो भी जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। तो आप जो कह रहे जो एसटीएफ बनाई गई और एसटीएफ ने कार्रवाई की और वो ज्वेलर से पैसे मांग रहे थे और फिर उन पर कार्रवाई हुई, तो इस सारी नवा चौकड़ी में पढ़ने की क्या जरूरत है? कि जितनी एसटीएफ बनाई जाती है कोई एसटीएफ नहीं होनी चाहिए। एसटीएफ का मतलब ये है कि आप किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाओ ना, स्पेसिफिक काम हो गया खत्म कर दो। अब तो हरियाणा में परमानेंट एसटीएफ है, सतीश बालन जी उसके वो हैं, हेड हैं, आईपीएस जो है। हाँ, मुझे पता है, सतीश बालन को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे अफसर हैं वो। जी जी, वो हरियाणा के चंद बहुत अच्छे अफसरों में से एक हैं, इसीलिए उनको लगाया भी होगा कि चलो भाई कुछ तो इज्जत बनी रहेगी। लेकिन एज ए प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ कि एसटीएफ का क्या मतलब, हर पुलिस स्टेशन एसटीएफ होना चाहिए, हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एसटीएफ होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट एसपी एसटीएफ होना चाहिए। ठीक है। जो अगर कोई जरूरत है भाई, कोई पर्टिकुलर गैंगस्टर है, कोई पर्टिकुलर गैंग है, इन सब के बावजूद आप एक्शन भी लेते हैं, आप कार्रवाई भी करते हैं, वो खत्म तो नहीं होते। पर्पज कंप्लीट के बाद खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए टास्क फोर्स को। टास्क फोर्स का मतलब क्या नहीं, वो तो उन्होंने पर्पज ये से डिफाइन कर दिया टास्क फोर्स में कि वो नार्कोटिक्स मामलों में करेंगी या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामलों में, जैसे आपके नशे का हो गया या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटीज का हो गया। हाँ, तो उसके लिए आप एक अलग से ब्यूरो बना दो, नारकोटिक्स का ब्यूरो बनाओ, उनका काम वो अपना करते रहो, सभी जगह होता है।
एनसीबी तो एग्जिस्ट करता ही करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है आपका, वो तो एग्जिस्ट करता ही है। लेकिन चलो वो तो इतना बड़ा सवाल नहीं है इसमें। अब हम जो देख रहे हैं कि जो आप रिफॉर्म की बात कर रहे हो, आईपीएस को लगता है कि उतनी चीजें दी जा रही हैं जितनी होनी चाहिए उसके पास, तो और किस तरह का रिफॉर्म हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, जो सीआईए है, जहाँ पे ये पता लगता है जहाँ टॉर्चर होता है, जैसे कई लोगों ने बताया कि हमारी लकड़ी के अंदर पाँव डाल दिए गए, जैसे और कुछ ने बताया कि एक लोहे का ऐसा बनाया हुआ था जिसमें पशु के बड़े की तरह से अंदर डाल के और उसमें फंसा दिया गया उसको, या पानी में डुबोया गया। तो वो चीजें वहाँ पे वो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्ट करता होगा। तो कभी किसी आईपीएस ने सीआईए के थाने को विजिट किया, कभी इस तरह का कोई खबर नहीं आती है। और थानों की विजिट तो है कि नया एसपी आएगा तो वो हर थाने के अंदर जाएगा एक बार विजिट करने के लिए, आरएसएच से मीटिंग करेगा। लेकिन सीआईए में आज तक कभी किसी ने विजिट की हो अंदर का, कभी कोई फोटो बाहर नहीं आया जी। तो ये जो 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई है तमिलनाडु में जी, वो सीआईए में हुई है, थाने में थे? ये सीआईए के अंदर नहीं, वो थाने में थे। वो जो 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई वो अपने थाने में वो थाने का था, वो थाने का था। तो थाने सीआईए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह एक ही कल्चर है। नहीं, वहां तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है कि अरे लोहे सब के जगह- एंगल लगा दिए या लकड़ी के वो बना दिए जिसमें पैर फंसाएंगे जाएंगे। फांसी के डिजाइन कर दिए तो वो तो नजर आते ही है। नजर गारंटी नहीं है किसी आम आदमी की, तो नहीं, आम आदमी को थोड़ी देखना है। आप तो अभी कह रहे थे कि उनको अथॉरिटीज को। हाँ अथॉरिटीज को नहीं पता। हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सबको सेंस है, सबको सिस्टम का पता है। ये संभव ही नहीं कि सिस्टम का ना पता हो। लेकिन मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सब सिस्टम के मारे हुए हैं, वो भी सिस्टम के मारे हुए हैं, जो कर रहे हैं वो भी सिस्टम के मारे हुए हैं जी। उसमें कुछ होंगे जिनको कि आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि आईपीएस अफसर को सरकार इतना देती है, जी, तनख्वाहें देती है, पर्क्स देती है, प्रिविलेजेस देती है, समाज में स्टेटस देती है, सब कुछ देती है, फिर उसे करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो 100 करोड़ कहाँ से कमाएगा, 200 करोड़ कहाँ से कमाएगा, 500 करोड़ कैसे कमाएगा? उसके लालच का तो कोई अंत नहीं है ना। तो लालच का कोई अंत नहीं है। फिर एक देखता है दूसरे को, अच्छा तू इतने की कोठियां खरीदता है, तो फैक्ट्रियां बनाता है। और एक मकान बनाने भर का सरकार सबको देती है, अपने बच्चों को पढ़ाने भर का सरकार सबको देती है, आपको ठाठ से रहने का सरकार देती है, आपके स्वास्थ्य वगैरह के लिए वो इंश्योरेंस करके देती है आपको। इसके बाद आपको जो चाहिए उसके लिए नहीं देती है। उसके लिए फिर आप जो है ये सहारे लेते हैं, ये कानून की कमी है, अदालतें छोड़ देती हैं, न्याय देर से होता है, हम त्वरित न्याय देते हैं, इफेक्टिव नहीं है, फिर आप ये सारे आर्गुमेंट देते हैं। जो ये आर्गुमेंट दे रहा है वो समझ लो वो क्या कर रहा है। देखिए, यदि एक आदमी की 1-2 ऑफिसर की फेल्योर होगा तो बात की जा सकती है। तो आप रिफॉर्म वर्ड में क्या डिफाइन करते हैं कि सब कुछ तो दे दिया सरकार ने, जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, रिफॉर्म का देने से कोई संबंध ही नहीं है। रिफॉर्म का देने से क्या संबंध है? मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर देने से रिफॉर्म का संबंध होता तो फिर तो रिफॉर्म हो गया था, फिर क्या दिक्कत है? सरकार ने सब दे दिया, रिफॉर्म हो गया। तो फिर रिफॉर्म से क्या क्या डेफिनेशन है इस चीज का? रिफॉर्म से ये कि फिर आप अगर वो सिस्टम ही बदल दो। अभी मैं इसी पे तो हम बात कर रहे थे इतनी देर से, हम इतनी देर से इसी पे बात कर रहे थे। जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होने चाहिए, जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होने चाहिए, जो सब स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होने चाहिए। उसके लिए जो पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए वो लाओ, उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म चाहिए वो लाओ, जो जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए वो लाओ, तब पुलिस रिफॉर्म्स का कोई फायदा है। मैं इतनी देर से यही बात कह रहा हूँ। नहीं, जो भी कानून के अनुसार काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर या तो कोई दबाव है सीनियर ऑफिसर का या पैसे का लालच है। वो सीनियर ऑफिसर का दबाव तो टाल सकता है क्योंकि कह देगा मैं कानून के अनुसार काम करूंगा, लेकिन पैसे का लालच ऐसा है कि नीचे से वाले कर्मचारी से लेके ऊपर सीनियर आईपीएस ऑफिसर तक बराबर असर करता है, बस पैसे का वॉल्यूम चेंज होता है। तो यहाँ यदि रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आप वहां पहुंच गए हैं कि या तो आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात पर पहुंच गए हैं फिर तो। नहीं, सिस्टम का भी दबाव है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीनियर अफसर का दबाव है। सीनियर अफसर थोड़ी कह रहा है कि रोज डीजी आके तो नहीं कहता थानेदार को, कोई आईजी तो आगे थानेदार को नहीं कहता। लेकिन उसको थानेदार को इतना विश्वास है कि डीजी एक्शन नहीं करेगा तेरे खिलाफ। सिस्टम का दबाव है। तो ये सिस्टम का दबाव है। सिस्टम का दबाव है कि भाई रिजल्ट तुम्हें देना है, ये तरीका है तो आंखें लोगों की बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका है जो जिससे सिस्टम तुम रिजल्ट दे नहीं सकते हो। तुम्हारी या तो तुम्हारी अपनी एफिशिएंसी में कमी है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो भी वजह है। जी जी। तो एक तो सिस्टम का दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी लालच भी है, वो तो सामने नजर आती है। सिस्टम और लालच दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब वो देखता है भाई ये कल को आज एमएलए बना है और अब ये 100 करोड़ लेके निकल रहा है रिटायर अगले एमएलए शिप के लिए, जब वो देखता है कि भाई ये, और फिर वो अपने सीनियर अफसरों को देखता है,
फिर वो समाज में और लोगों को देखता है, दूसरे प्रोफेशन में काम करते लोगों को देखता है, और फिर जब उससे पूछने वाला कोई नहीं है, जब सिस्टम ही एक तरीके से परमिट कर रहा है, परकुलेट कर रहा है, जब फिल्टर ही उसके जो है ठीक नहीं है, भाई जिसके फिल्टर ठीक नहीं वहां से तो लीकेज होगी जम के होगी लीकेज। दूसरी चीज है कि फिल्टर ठीक नहीं है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। तो रिफॉर्म को कौन रोक रहा है सर? जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उसको कौन रोक रहा है? रिफॉर्म्स को सभी रोक रहे हैं। पॉलिटिशियन रिफॉर्म नहीं चाहता, पॉलिटिशियन को कौन रोक रहा है? कोई हाथ पकड़ रहा है? जब मर्जी रिफॉर्म कर सकता है। जुडिशरी रिफॉर्म नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट को कोई पकड़ रहा है? फिर आपके सामने एक केस आता है, आप फिर उसको वापस भेज देते हो, ये करके लाओ। अब आपने कहा ना, हाई कोर्ट ने कहा भाई कि ये केस है फलाने दवा के, अब देखना उसमें। अब हाई कोर्ट अगर 10 मजिस्ट्रेट को डिस्कस कर दे इसी बात पे तो शायद थोड़ा बहुत, लेकिन उस सिस्टम में वो शामिल ही नहीं। सिस्टम में तो ये शामिल है कि भाई आप ठीक है, अगर आप ओवरलुक कर सकते हैं ओवरलुक कर दीजिए, अगर आप जो है वो इंक्वायरी ऑर्डर करके पार जा सकते हैं इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। फिर वो होता रहता है, चलता रहता है, फिर वो इसको पढ़ा लेते हैं, उनको समझा लेते हैं, उनको सिखा लेते हैं, और नहीं भी सिखाते तो कुछ खास नहीं होता है। मतलब रिफॉर्म्स में तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। रिफॉर्म्स में अथॉरिटी तो आपकी लंबी चौड़ी बढ़ी हुई है, वो तो आप रोज इस्तेमाल करते हो। जब ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो रिफॉर्म जो है वो कोई होता नहीं है। तो देखो, अगर आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हो कि क्या मौजूदा हालत में ये संभव है कि कोई जो SHO है या दूसरा या तीसरा है वो कर तो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करेगा कि उसको पुलिस में ऐसी ट्रेनिंग मिली है या कोई और सिस्टम उससे करा रहा है जी। वो इसलिए कर सकता है कि वो स्वयं ही ऐसा है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, वो व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को मानता था, उसका कमिटमेंट ऐसा है अपना, बहुत जबरदस्त कमिटमेंट है तो कर लेगा वो। लेकिन ऐसे कितने कर पाएंगे? ज्यादातर तो बहाव के साथ ही जाएंगे ना, बहाव के साथ ही जाएंगे। जब तक आप उस बहाव को ही नहीं बांध नहीं बनाओगे, उस पानी से बिजली नहीं पैदा करोगे तो अपने आप तो पैदा होगी नहीं बिजली, फिर तो बाढ़ आनी, बाढ़ आती रहेगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि सिस्टम का क्राइम है ये, इंडिविजुअल का नहीं है। नेचुरली सिस्टम ही परमिट कर रहा है, सिस्टम चाहता है, सिस्टम चाहता है, ये एक्टिविटी सिस्टम को फेवर करती है। भाई ये सवाल आप क्यों उठा रहे हो? हरियाणा का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता? गोलियां मार रहे हो तो इससे क्या फायदा हो रहा समाज को? भारत का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता जी। और कोई बीजेपी सरकार का नहीं, कांग्रेस सरकार का होम मिनिस्टर उठा ले, कोई ममता बनर्जी सरकार का उठा ले, कोई लालू सरकार का उठा ले, कोई सरकार वो नहीं उठाता। सबका इंटरेस्ट है, ऐसे चलता रहे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि VN राय सर ने डिटेल में बताया कि असल में जो मामला है, जो टॉर्चर की एक्टिविटीज हैं, वो कहीं रिटर्न में तो हो ही नहीं सकती हैं, किसी तरह से उनकी जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है कि पूरा का पूरा इलीगल चल रहा है जो भी मामला है। इसके अलावा इनका मानना है कि यदि समाज मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, उसके वहाँ के उस ऐसे समाज के लोग पुलिस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। और ये इस आधार पे कह पा रहे हैं कि जो इनकी ड्यूटी रही है, जो इन्होंने सर्विस की है, उस सर्विस के नाते ये कई देशों में गए हैं, कई देशों की पुलिस की इन्होंने एक्टिविटी देखी है। तो इनका मानना है कि ओवरऑल रिफॉर्म की ज़रूरत है इस मामलों में। किसी से कुछ नहीं छिपा है, हर SHO की एक्टिविटी को हर SP जानता है, DSP जानता है, IG जानता है, DGP जानता है, यहाँ तक कि मंत्री जानते हैं। लेकिन बात यह है कि वो फिर भी कर पा रहा है, तो वो केवल अपने दम पे नहीं कर पा रहा है। सबकी समझ, सबकी कंसेंट वर्ड तो इन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन ये कि सबकी नॉलेज में तो है। तो आपके सामने है, जो जिस वजह से हमने ये इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, हमें लगता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं कि आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि पुलिस क्या करती है, क्यों करती है और उन पे कैसे रोक लगाया जा सकता है। धन्यवाद।